क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, करेक्ट। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोथ वेक्टर्स शुड बी डाइवर्ज और कॉन्वर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। इसका मतलब किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज करना चाहिए या कॉन्वर्ज करना चाहिए। बोथ आर करेक्ट। इसके पीछे वजह यह होता है कि किसी भी कोई भी दो लाइन अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का एंगल सेम होता है, इसलिए मैं डाइवर्ज बोलूं या कॉन्वर्ज बोलूं, डिफरेंट सेंस रहेगा या सेम सेंस रहेगा? सेम सेंस रहेगा। ओके फाइन। अब देखिए आपके सामने मैं दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो इस दो एरो के बीच में एक्चुअली टू एंगल बन रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगल को देखते हैं, बट ए भी एंगल और ए भी एंगल है। तो कंक्लूजन इज दैट फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्ज और कॉन्वर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। कौन सा एंगल? अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। एक कल के क्लास में बोले थे क्या? ओके तो देखिए ए मेरा स्मॉलर है, यहाँ पे वेक्टर ए है वेक्टर बी है और ये दोनों वेक्टर कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हुआ है। यहाँ पे दे आर टू एंगल, एक एंगल थीटा और एक एंगल 360 माइनस थीटा, बिकॉज पूरे सर्किल का एंगल तो 360 रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग कौन सा, इस एंगल को सिलेक्ट करेंगे या इस एंगल को सिलेक्ट करेंगे? तो इस एंगल और इस एंगल में ये एंगल स्मॉलर है, ये एंगल बिगर है, देन विच एंगल शुड बी सिलेक्टेड? अ स्मॉलर। दैट्स वाई यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या रहेगा? 360 माइनस थीटा या थीटा? थीटा रहेगा। और सिमिलरली मैं इस डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर कॉन्वर्ज भी तो करना चाहिए। तो बात एक ही है, कॉन्वर्ज करेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा तो एंगल थीटा है, ये 360 माइनस थीटा है, ऑब्वियसली ये एंगल स्मॉलर है, एंगल बिगर है, तो इस एंगल को सिलेक्ट न करके इस एंगल को लेंगे। तो अब यहाँ से पूरे फिजिक्स के लिए जहाँ तक आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं देखिए डेफिनेशन क्या होता है, बहुत कॉन्क्रीट होता है। दो लाइन का डिफिनेशन को एक्चुअली डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस डिफिनेशन के को ऑलवेज पकड़ के रखिएगा। ऐसा नहीं कहा ठीक है डिफिनेशन पढ़ लिए अब बस वहाँ पे उसको छोड़ दिए। अब देखिए डिफिनेशन से मैं कंक्लूजन क्या ले लिया, मैं आपके सामने डिफरेंट डायग्राम बनाया, करेक्ट। एक डायग्राम ये है, तो फिगर फर्स्ट आप लोग को नजर आ रहा है? ओके तो फिगर फर्स्ट में ए और बी के बीच में, तो यहां देखिए फिगर फर्स्ट में ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? और इसके हेड और इसके हेड को अगर हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट करके मिलाएंगे तो इन दोनों एरो हेड के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 या 0 डिग्री? 0 डिग्री। ओके तो यहां पे ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए इज कीपिंग कांस्टेंट, मैं बी को थोड़ा थोड़ा रोटेट कर रहा हूं, जस्ट आपको कुछ समझाने के लिए। तो अगर मैं बी को स्लाइटली यहां पे ऐसे मान लीजिए कि यहां पे कोई स्क्रू लगा हुआ है और ए को कांस्टेंट करते हुए बी को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो बी को अगर हम लोग रोटेट किए तो अब यहाँ पे मेरा ए एंगल 30 डिग्री है। तो बोलिए मैं एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री बोले या 360 माइनस 30 बोले, कौन सा बोले? तो इस फिगर सेकंड में एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा, करेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट फिगर सेकंड। अब यहां पे ऑब्वियसली यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री रहेगा। अब ऐसे करते करते मैं फिगर 4 पे आ गया, जिसमें मैंने यहां पे ए और बी दोनों के बीच में, तो यहां पे ए एंगल 90 डिग्री है और ए एंगल 270 डिग्री है। तो बताइए मैं 90 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल को पकड़े या 270 को पकड़े, किसको लें? 90 डिग्री। तो यहां पे ए और बी के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री।
थोड़ा सा बी को मैं और बड़ा किया, थोड़ा और रोटेट किया, करेक्ट, और तब मैं 120 बना दिया ए और बी। तो ए एंगल लेंगे या ए एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे? 120। फिर मैं ए बी को थोड़ा और बड़ा करते हुए बिल्कुल ए और बी को जस्ट अपोजिट कर दिए, और अभी भी देखिए इस पॉइंट से ए और बी कॉन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है ना। तो अब कौन सा एंगल ले, ऊपर वाला या नीचे वाला? तब तो इक्वल हो गया ना। अब यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी 180, और नेक्स्ट ए मेरा फिगर था 6th और ए मेरा डायग्राम है 7th। अब मैं क्या किया कि बी को रोटेट करते करते यहां देखिएगा, मैं यहां तक 180 तक आया, चलो यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, 180 तक आए और थोड़ा और बड़ा कर दिए। अब इस एंगल को 240 बना दिए। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? क्यों? वेरी गुड। तो अब यहां पे ए एंगल नहीं लेंगे, अब एंगल ए मेजर करेंगे, और दिस एंगल इक्वल टू व्हाट? 120। तो हम लोग जो इतना मेहनत किए और आप लोग इतना कॉन्सेंट्रेट होकर इतना 7th डायग्राम को देखे और इसको समझे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और इतना कुछ करते हुए जब यहाँ तक आए, तो पूरे फिजिक्स के लिए अगर आपसे पूछें कि ये 1 लाइन का कंक्लूजन मुझे बताइए, जो कि आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए दोबारा मुझे नहीं बोलना पड़े, तो क्या बोलिएगा? तो ओके, तो वो तो बात, तो पहला कंक्लूजन तो ये जो एक मेरे स्टूडेंट बोले हैं कि फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर को डाइवर्ज या कॉन्वर्ज होना चाहिए और स्मॉलर एंगल लेना चाहिए। ये आपका एक मैं पॉइंट को ऐड कर दूंगा कंक्लूजन में पूरे फिजिक्स के लिए। और सेकेंड कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड कि आज के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर में मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री रहेगा और मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 रहेगा, करेक्ट। आज के बाद पूरे फिजिक्स में अगर कोई बोलेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 200 डिग्री, करेक्ट रहेगा या फॉल्स रहेगा? हो ही नहीं सकता है। समझे मैंने क्या समझाना चाह रहा था? तो आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री एंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। तो दिस इज द सेकंड कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। तो इस सेकेंड कंक्लूजन को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आएगा और आप लोग बहुत बार मिस्टेक भी करते रहेंगे, और हर टाइम पे मैं इस बात को आपको रिमाइंड करते रहूंगा कि जहां भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर का बात आएगा, देन मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इक्वल टू 0 डिग्री एंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। दिस इज द सेकेंड कंक्लूजन। याद रहेगा आप लोग को?
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए, तो एक कॉन्सेप्ट तो बहुत ही छोटा है, बट इसका एप्लीकेशन आगे क्लास में मैं बहुत विगरस एप्लीकेशन करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। मतलब रेस्ट एंड मोशन जहाँ पे वेलोसिटी वगैरह का बात रहेगा तो उसका विगरसली मैं इसका यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन। आप लोग सुन रहे हैं? ओके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इस वेक्टर को मेरे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा। ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है और दिस इज माई स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट। अब तब मैं बोला कि देखिए, इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट द इफेक्ट। तो सपोज कीजिए कि मैं इस वेक्टर ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा क्या है? जस्ट लाइक 1 2 3 4, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कल ही बताया था ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि लैम्डा इंटू ए, तो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, मैं बी लिख रहा हूं, ये मेरा रिजल्ट है। करेक्ट। तो देखिए, ये मेरा कोई एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसको मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लेट अस सपोज वी गेट ए न्यू वेक्टर दैट इज कॉल्ड व्हाट? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बी और ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? सेम वेक्टर होगा या डिफरेंट वेक्टर होगा? देखिए, ए और बी सेम वेक्टर होगा या डिफरेंट वेक्टर होगा? तो वो आपको देखिए, अब यहाँ पे इन सारे चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ 1 by 1। तो आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? सिचुएशन। इसको एग्जाम्पल से, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। सपोज कीजिए कि यहां पे मैं ये बोल दिया V1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। देखिए, 11th का क्लास में मैं बहुत आराम से और बहुत स्लो में चलता हूँ, मतलब बहुत फास्ट नहीं रहता हूँ, बहुत आराम से चलूँगा, क्योंकि 11th और आप लोग ही आफ्टर 4 मंथ बहुत फास्ट हो जाइएगा और फटाफट HC वर्मा बनाना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन पहले बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। तो V1 इक्वल टू मैंने क्या लिखा? 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। मैंने क्या लिखा? यहाँ देखिए, 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। और सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछा कि देखिए V1 मेरा 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ है, तो अगर V1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? V1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? असल क्वांटिटी।
तो अब 2v1 इक्वल टू व्हाट, तो आप यही लिखिएगा ना कि सर 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। तो अब बताइए 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ और 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, क्या इसको सेम वेक्टर बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? कल ही पढ़ाए थे कि दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या 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 क्राइटेरिया होना चाहिए। दोनों वेक्टर को डायरेक्शन सेम भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि V1 को, यहां देखिए -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देन तो ए लिखेंगे -6 मीटर पर सेकेंड, मैं 1 बाई 1 आता हूं, टुवार्ड्स नॉर्थ। और स्टूडेंट ये बताइए कि कल ही आपको बताए थे, वो 1 मिनट लिसन केयरफुली, किसी वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैं इस माइनस को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। और बताइए, अब बताइए कि यहां पे टुवार्ड्स नॉर्थ में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब मैं आपको ये भी साथ एट द सेम टाइम सिखाने वाला हूं कि किसी भी डायरेक्शन को या किसी वेक्टर को अगर माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए। ये सारा कंक्लूजन में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स साउथ। हाँ बोलिए। हाँ, पूरा 180 हो जाएगा। ओके, वो मैं सब सारा कुछ 1 बाई 1 कंक्लूजन में दे दूंगा। पहले आपको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में मैं कंक्लूड कर दूंगा। देखिए आप लोग का 11th का क्लास, देखिए मैं 3 या 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैच लेता हूँ, ठीक है? एक होता है कि जस्ट द स्टूडेंट विच आर मूविंग फ्रॉम 10 to 11th। तो उस बैच में बहुत मतलब खुद को वहाँ पे इमेजिन करके कि अगर मैं 10 से 11th में गया होता तो मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो उस इमेजिनेशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप 12th के क्लास में डायरेक्ट आते तो हो सकता है कि इसे ट्रिपल टाइम्स में स्पीड रखता, और अगर आप ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट हैं तो कुछ कहना ही नहीं था। बट आपका क्लास में मैं सब कुछ एक एक चीज़ को, मतलब एक बात को कम से कम 10 टाइम्स बोलूँगा अभी, मतलब इतना बार बोलेंगे कि लास्ट में आप इरिटेट होकर बोल दीजिए सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट यहां देखते हैं। अगर आपसे बोले कि 1v1 तब क्या लिखते? यही रह जाता ना, टुवार्ड्स नॉर्थ। और अगर बोलते -1v1 तब क्या लिखते? डायरेक्ट लिख दें टुवार्ड्स साउथ। तो अब देखिए एक्चुअल में मेरा ओरिजिनल वेक्टर था v1, और हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे? हम लोग कोशिश कर रहे थे कि v1 को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का। तो पहले मैंने एक स्केलर क्वांटिटी लिया जिसका वैल्यू 1 नहीं था और उससे मल्टीप्लाई किए, लेकिन ये जो मेरा स्केलर क्वांटिटी था इट इज नॉट इक्वल टू 1 बट इट इज पॉजिटिव। तो एक्चुअली मुझे मिला 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। तो मैंने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया कि आज के बाद
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट माइट भी हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। करेक्ट। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट माइट भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पहला कंक्लूजन करेक्ट। सेकेंड कंक्लूजन कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिएगा, किससे? निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो एक आपको मिलेगा नया वेक्टर, क्या मिलेगा? जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो ये भी मेरा एक सेकंड कंक्लूजन रहेगा। पहला कंक्लूजन रहेगा इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी देन इट्स डायरेक्शन आर सेम, इट माइट बी इट्स मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट और सेम डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सेकंड कंक्लूजन मैं दूंगा इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी देन इट्स डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट। क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। अब देखिए, अब इस वेक्टर क्वांटिटी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरा स्केलर क्वांटिटी 1 भी तो हो सकता था। करेक्ट। तो उसका क्या रहा? मैग्नीट्यूड भी सेम रहा और डायरेक्शन भी सेम रहा। अब यहां पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब मेरा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन सेम नहीं रहा। करेक्ट। इसका मतलब है कि मेरा कंक्लूजन ये हुआ कि इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू +1 रहेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी सेम ही रहेगा। यहां देख लीजिएगा, अगर +1 रहेगा तो। सेकंड कंक्लूजन इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय -1, स्पेशल केस में बोल रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन रहेगा कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, हो सकता है कि उसका वैल्यू 1 या -1 नहीं हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक नया थ्योरी सीखने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट आपके माइंड में आएगा सर इसका यूज क्या होगा? तो इसका मैं एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम कॉन्सेप्ट पे मैं 5 स्टार देता हूँ। देखिएगा कि एक साल पढ़ते हुए तो 10 जगह हो सकता है 5 स्टार देंगे, तो उसमें एक ए भी है। इसका मतलब है कि बहुत छोटा बात है बट इसका एप्लीकेशन में इतना वास्ट कर दूंगा, हर जगह पे इसका यूज करके दिखा देंगे, इससे आपका लाइफ आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सपोज कीजिए कि मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेक्टर मिला जिसका नाम बी था। लैम्डा इंटू ए मेरा एक ए इज माई ओरिजिनल वेक्टर और दिस वेक्टर मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड लैम्डा। करेक्ट। तो अब बोलेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? मॉडुलस। करेक्ट। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले रहे हैं और बी इक्वल टू दिस वन, दिस होल क्वांटिटी, तो मॉडुलस लेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड लेंगे या दोनों तरफ लेंगे? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा? यहां देखिएगा सब लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा।
ऐसा क्यों? बिकॉज लैम्डा इज ऑल्सो लैम्डा कैन बी अलजेब्राइक क्वांटिटी, करेक्ट। और कल भी बताया था कि अलजेब्राइक क्वांटिटी का मतलब होता है कि इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पहला कंक्लूजन हुआ। सेकेंड कंक्लूजन इज दैट इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी आर डिफरेंट या सेम? इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, यस, then direction of A and B are same. It means angle between A and B equal to what? 0 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इस बात को, इस चीज़ों को, इस स्टेटमेंट को हो सकता है इंटरप्रेट करके कुछ और सोच लें। क्या मैंने यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव है तो मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे ये बोला कि ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा, मैंने ये नहीं बोला कि ए और बी सेम हो गया। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन, दो वेक्टर को सेम होने के लिए क्या सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से काम चलेगा? हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन लैम्डा का वैल्यू 2 है, तो लैम्डा का वैल्यू 2 रहेगा तो बी का मैग्नीट्यूड ए से डबल हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन है इफ लैम्डा इज निगेटिव। तो बोलिए, अगर लैम्डा निगेटिव रहेगा देन यस, वेरी गुड, देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर जस्ट अपोजिट। तो बोलिए, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर जस्ट अपोजिट, तो पैरेलल वेक्टर रहा या एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया? पैरेलल मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब 180। ओके, नेक्स्ट। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि मैंने एक वेक्टर ए दिया, एग्जाम्पल अब लेते हैं, ठीक है। इस पे मान लीजिए, लेट अस सपोज मैंने एक वेक्टर ए लिया और इस वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई किए? अब तब आपसे कोई पूछेगा ए और माइनस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? बट ए डिफरेंट वेक्टर। बट ए बताइए कि ए का मॉडुलस, आपके सामने 2 ऑप्शन रखे, ठीक है, और एक ए रखे, और पूछेंगे कि इन दोनों में कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही रहेगा। एक ए है और एक ए है, विच आर करेक्ट? वेरी गुड। तो आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं, वेरी गुड। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों वेक्टर सेम नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि ए और माइनस ए बोथ आर डिफरेंट वेक्टर। डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम। इसका मतलब आज के बाद फ्रॉम टुडे, आज के बाद कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड कि किसी भी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उन दोनों वेक्टर का लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो अगर ए वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर क्या रहेगा? -a रहेगा।
आप दोनों को देखिए तो लेंथ ऑफ एरो सेम रखे हैं। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए दोनों क्या रहेगा, पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो आज के बाद कभी भी किसी वेक्टर को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं कहीं भी, और एक कम से कम मोर देन 200 टाइम्स करूंगा 2 साल में, इतना इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी किसी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ ले लिया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख दिया, R12 लिख दिए, और फिर आपसे पूछेंगे -R12, तो R12 और -R12 का डायरेक्शन सेम रहेगा या जस्ट अपोजिट रहेगा? जस्ट अपोजिट रहेगा। बट उन दोनों का लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा। चलिए, इसका मतलब है कि अगर कोई आपको स्टेटमेंट देगा कि इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन वी गेट सेम वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर वो वैल्यू लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया मतलब सेम वेक्टर हो जाएगा, बट अगर लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं हुआ और अदर देन 1 रहा तो डैम श्योर डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना? अगर आप बहुत लकी रहे तो लैम्डा का वैल्यू 1 रहा तो सर सेम वेक्टर मिल गया, लेकिन अगर 1 को छोड़ बाकी कुछ भी रहेगा देन यू मस्ट गेट डिफरेंट वेक्टर। दिस इज कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। अब देखिए एक मैं डेमो इसका देख रहा हूं। आप लोग वेलोसिटी पढ़े हैं 10th क्लास में थोड़ा बहुत? वेलोसिटी क्या होता है? नहीं, ऐसे फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अभी के लिए सब माफ है, क्योंकि अभी के टाइम पे मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि कल के डेट में, अभी इसको लिखना नहीं है, बस समझिए मैं एक डेमो दे रहा हूं। कल के डेट में मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए इस लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं हर एक पॉइंट को मैं भी सोच के बोलता हूं कि कहीं पे रॉन्ग ना हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मान लेते हैं कि मेरा एक कोई एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला है। यहां पे सब लोग देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा टी। और एवरेज वेलोसिटी का अगर ये फार्मूला है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। सब लोग स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और काइंडली थोड़ा सा ऑडियो को म्यूट भी करके रखिएगा, कहीं पे अगर मुझे डिस्टर्बेंस होगा तो वी एवरेज के लिए डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, देन यू कैन राइट दिस फार्मूला लाइक दिस, है या ना? तो एक ऐसा क्वांटिटी वेक्टर और एक ऐसा क्वांटिटी स्केलर, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यस। और चेंज इन टाइम, टाइम ही तो एक चीज है जो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। टाइम को कभी सुन रहे हैं कि टाइम घट रहा है? इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब, इसको आगे चल के पढ़े, दिस इज जो मैं लिखा हूं ना, ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस वेक्टर क्वांटिटी को 1 बाय डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किए तो इट इज काइंड ऑफ लैम्डा, इट इज काइंड ऑफ ए। इसका मतलब है कि जो डेल्टा आर का डायरेक्शन रहेगा वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा आगे चलकर। यही तो आपको सिखा रहे हैं कि v इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। तो जो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। दैट्स वाई डेल्टा आर का डायरेक्शन और v एवरेज का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, करेक्ट? तो इसको अभी लिखना नहीं है, ये बहुत यूज होगा रेस्ट एंड मोशन में। रेस्ट एंड मोशन का कम से कम तो ऑलमोस्ट 20 लेक्चर होता है, और यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं एक डेमो दे रहा था कि देखिए हम लोग कैसा इसका विग्रेस यूज करेंगे, ओके?
अब नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन. All students, please kindly concentrate on whiteboard because concentration of whiteboard directly proportional to marks obtained in exam. तो यहां देखिएगा, अब नेक्स्ट है प्लीज अपना ऑडियो, जिनका भी आवाज आ रहा है काइंडली प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए. देखिए b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए. अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी देन यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ a, यूनिट ऑफ a एंड यूनिट ऑफ v are same या different. Unit very good. Correct answer is depending upon situation. For example, इसका मतलब मैं इसको मैं कंक्लूड करूंगा और उसको यहां पे जस्ट मैं देख रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों का यूनिट सेम है. फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले ले लेते हैं, इसको आफ्टर एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि v1 इक्वल टू ले लिए 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, और v1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो स्टूडेंट ये बताइए कि v1 को जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 2, तो 2 एक नंबर है, इसका कोई यूनिट है क्या? नो. तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ. और 2v1 और v1 सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? टू v1 डिफरेंट हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो गया. हाँ, बट v1 और v2 का यूनिट डिफरेंट रहा या सेम रहा? ए भी मीटर पर सेकेंड, ए भी मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि आप आंसर देंगे सर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो अपने साथ कोई यूनिट लेकर नहीं आया था, क्योंकि यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग v1 बाई ए नंबर, इट इज 2. तो वहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के साथ कोई यूनिट नहीं आया था, दैट्स वाई जो नया वेक्टर मिला उसका यूनिट पुराने वेक्टर के बराबर हो गया. करेक्ट. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां देखिए ए है वेलोसिटी, और किसी पार्टिकल के वेलोसिटी में उस पार्टिकल का मास से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट व्हाट? किसी यहां व्हाइट बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है. इफ मास ऑफ एनी पार्टिकल मल्टीप्लाई in velocity of that particle, then we get a new vector that is called what? Linear momentum. क्योंकि मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम भी आपको मिलेगा. तो अभी यहां से हम लोग करेक्ट बोलना शुरू करेंगे. कौन सा वेक्टर? लीनियर मोमेंटम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये बताइए आप मास कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव स्केलर कैसा क्वांटिटी है? और जस्ट बताए थे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा. दोनों वेक्टर सेम नहीं होगा, दोनों वेक्टर का क्या सेम होगा? डायरेक्शन सेम होगा. तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा. तो कितना बढ़िया हो गया. आपको नहीं लगता है कि B इक्वल टू एम भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? यहां ए का काम कौन कर रहा है? भी. लैम्डा का काम कौन कर रहा है? एम. अब बी का काम कौन कर रहा है? बी. तो पहला चीज तो ये हो गया कि देखिए अब ये सब चीज को हम लोग वहां पे आगे चलेंगे तो बस आपको बोलते रहेंगे इट इज काइंड ऑफ बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए.
तो ये और आपको रिमाइंड करते रहेंगे कि देखिए मैं आपको वेक्टर में ये चीज़ सेकेंड क्लास में पढ़ाया था, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वेलोसिटी को जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए वो है मास, और मास का यूनिट होता है केजी, करेक्ट। तो मास से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मास है वो अपने साथ एक वन ऑफ द यूनिट लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड केजी। तो अब बताइए कि इस वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, बट इस लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा? तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सेम यूनिट रहा या डिफरेंट यूनिट रहा? डिफरेंट यूनिट। तो अब बताइए स्टूडेंट कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश किया? मैं आपको यह समझाने की कोशिश किया कि इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, और वो स्केलर क्वांटिटी अगर यूनिट लेस रहेगा लाइक 2, 3, 4, 5, तो जो नया वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का और पुराने वाला वेक्टर का यूनिट सेम होगा। बट अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट स्केलर क्वांटिटी हैविंग सम यूनिट लाइक मास, मतलब केजी, तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट आप पुराने वाले वेक्टर का यूनिट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट कि आज के बाद आपसे आपके कोई फ्रेंड पूछेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलेगा बी अब पुराने वाले वेक्टर ए बोथ हैविंग सेम यूनिट या डिफरेंट यूनिट, तो आपका आंसर क्या होगा? तब बोलना है डिपेंडिंग अपॉन, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक लाइन इसको कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, आप लोग मेरे लैंग्वेज और टोन को समझ पा रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं 2006 से आसाम में हूँ। 2006 से 2010 IIT गुवाहाटी में रहा, बीटेक किया, और अभी 14 ईयर्स हो गया है। तो मैं असमीज लैंग्वेज को 80% समझ जाता हूँ, ठीक है। बट बोलने का कोशिश करते हैं तो सो मेनी टाइम्स में आई विल ट्राई इन क्लास, बट बच्चे इतना ना हंसना शुरू कर देते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है, और फिर मैं अपने मेन थ्योरी पे आ जाता हूँ। Lambda having some unit, then unit of A and B are different, and if lambda does not have some unit, then unit of A and B are same, correct? Okay. तो ये मेरा आज का क्लास का कंक्लूजन था। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। क्या सीखने जा रहे हैं? यूनिट वेक्टर। काइंडली जिनका भी आवाज आ रहा है वो ऑडियो अपना स्विच ऑफ कर लीजिएगा। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का सपोज कीजिए कि आपसे अगर अगर नाम जो मैंने दिया है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली 95% स्टूडेंट को जो 12th भी कर लेते हैं उनको एक्चुअली रियल में यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और आपको मैं बार बार इस बात का रिमाइंड दे रहा हूँ कि ये 9th और 10th क्लास का क्लास नहीं है। यहाँ पे जो मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द क्लास फॉर योर JEE मेन, IIT एडवांस, नीट एंड बोर्ड पैरेलली। दैट्स वाई हर एक लेक्चर को केयरफुली, क्योंकि आपका सफ़र बहुत लंबा है। ये मत सोचिए 9th 10th में जैसा कर लिए हो जाएगा। तो 9th और 10th का सिलेबस, अब 11th 12th में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सिर्फ नॉमेनक्लेचर। मेरा नॉमेनक्लेचर पढ़ाना ही आपका पूरे एक साल का
साइंस जो है ना 10th का, उसके बराबर हो जाएगा। सो बी केयरफुल। तो यूनिट वेक्टर, तो जनरली स्टूडेंट्स जैसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उनको लगता है कि यूनिट का मतलब 1 होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हर डायरेक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, हर डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको किसी न किसी फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने कोई एक वेक्टर बोला, वेक्टर ए, सपोज कीजिए कि आपके सामने मैंने अगर एक ऐसे रखा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताएगा और उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। पहला केस तो ये रहेगा, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, 1। यूनिट वेक्टर is the vector whose magnitude equal to 1। if यूनिट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट है, तो सपोज कीजिए कि अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। अब मान लेते हैं कि मैंने ए बोल दिया कि v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, और तब पूछेंगे कि ये जो वेक्टर v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है टुवार्ड्स नॉर्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ v। यस, तो क्या हम लोग इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं? तो देखिए, आपको नहीं पढ़ाएं, घबराने की बात नहीं है। तो एक्चुअल में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकेंड, बट क्या इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे? इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों? तो सेकेंड पॉइंट ये है, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट। किसी भी यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो बट यहां तो इसका मैग्नीट्यूड 1 था, बट यूनिट था ना, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि थर्ड पॉइंट, ईच वेक्टर, कोई भी एबीसीडी कोई भी वेक्टर हो, ईच वेक्टर, हर वेक्टर के डायरेक्शन में उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है, जिसको एक फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, जो कि फार्मूला में लिखने जा रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखना चाहिए? देखिए, बहुत ब्रेक करके सिखाने का रिक्वायरमेंट है इनिशियल बच्चों को। फटाफट अगर एक ही क्लास में सब कुछ बोल दीजिएगा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑल स्टूडेंट आर मूविंग फ्रॉम 10 to 11th। तो थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि ईच वेक्टर मस्ट हैव ए यूनिट वेक्टर इन ओन डायरेक्शन। हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में, करेक्ट। ईच वेक्टर हैव ए यूनिट वेक्टर इन ओन डायरेक्शन, यानी कि हर वेक्टर का अपना एक पार्टिकुलर, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, हर वेक्टर का डायरेक्शन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। सपोज कोई क्लास है तो उस क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको मॉनिटर बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हर वेक्टर का डायरेक्शन को बताने के लिए उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर के लिए 3 स्टेटमेंट लिखा। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, 1। सेकंड सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बच्चे मिस कर जाते हैं, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो इसको मैं प्रूफ कर दूंगा कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूं। थर्ड, ईच वेक्टर हैव ए यूनिट वेक्टर इन ओन डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है ए,
करेक्ट। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5। कितना है? 5। और लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट व्हाट? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि इस वेक्टर को अगर 5 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 इक्वल लेंथ में, करेक्ट। अरे इस कंप्लीट एरो का, तो इस एरो का लेंथ 5 था। कितना था? 5 यूनिट। और उसमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और किसी एक को, किसी इनमें से देखिए मैं दिखाया हूं 1 2 3 4 5, और किसी एक को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं इसमें से किसी एक को, तो बताइए ये जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से कितना टाइम्स कम होगा? 5 टाइम्स। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, मैग्नीट्यूड 1 होगा। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन इसका तो बताइए। अब यहां जो ए वेक्टर, ये पूरा यहां से यहां तक बड़ा वाला वेक्टर सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने इस 5 यूनिट लेंथ को मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से किसी एक को निकाल लिया। तो एक्चुअल में आज के बाद किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताने के लिए उस पर ऐसा एक कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैप। तो और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, यू मीन्स यूनिट। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच वेक्टर? फास्ट। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो वेक्टर और उस वेक्टर का किससे डिवाइड करते हैं? वो वेक्टर और उस वेक्टर किससे डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। वो वेक्टर और उस वेक्टर किसे डिवाइड करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? तो पिछले क्लास में बताए थे कि आज के बाद किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका मॉडुलस लेते हैं। क्या लेते हैं? तो इसका मॉडुलस लेकर बताइए। तो अगर इसका इस यूनिट वेक्टर का अगर मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस अगर लेफ्ट साइड में लीजिएगा तो वेरी गुड। और आज के बाद व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? पॉजिटिव बनाना या मैग्नीट्यूड? तो अगर आपसे कोई पूछेगा मॉडुलस ऑफ एक्स और कोई पूछेगा डबल मॉडुलस ऑफ एक्स, डिफरेंट वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा? सेम रहेगा। अगर एक बार पॉजिटिव बना दिए तो कितना बार पॉजिटिव बनाइएगा, करेक्ट। दैट्स वाई इसके बदले ये लिख सकते हैं मॉडुलस ए बाई मॉडुलस ऑफ ए, हाँ या ना? और कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 हो गया। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का जो पहला लाइन मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। तो कोई वेक्टर मेरा ए है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला मैंने क्या दिया? दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग व्हाट? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। और उसका फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? वेक्टर ए बाई यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए बाई व्हाट? यूनिट वेक्टर, करेक्ट। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? सेकेंड स्टेटमेंट यूनिट वेक्टर का था कि कोई भी यूनिट वेक्टर का खुद का यूनिट होता ही नहीं है। यही था ना? यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, करेक्ट। तो देखिए मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ये वेक्टर मेरा एक्सेलरेशन है। क्या है? तो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या लिखिएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए भी तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है तो इसका यूनिट क्या होगा?
तो ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका खुद का यूनिट बचा क्या? नहीं है। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है जिसका फार्मूला है फाइंड आउट करने का है, वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, बट उस यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है, इसलिए यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस वेक्टर। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? ओके, तो यहां तक क्लियर है। तो यहां से नेक्स्ट वीक फिर क्लास बढ़ाते हैं, या वीक में 6 क्लास कर दें? अभी 2 से शुरू करते हैं, नेक्स्ट आफ्टर 10 डेज 3 क्लास कर देंगे। ओके? और जब बहुत बड़ा लॉकडाउन अगर हो गया, चल टचवुड ऐसा ना हो, तो और भी क्लास बढ़ा लेंगे, क्योंकि आप लोग तो घर पे ही रहिएगा, तो फिर घर बैठे बैठे क्लास करते रहिएगा फिर। बट अभी वी आर टेकिंग 2 क्लास of each subject in a week. Okay.